तो बच्चों अब लेकर आए हैं सेकंड पार्ट। हमने जो इससे पहले वाला पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा सितंबर 25 का पेपर था उसका पार्ट ए डिस्कस किया था, जिसमें एमसीक्यू थे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ये अलग उपयोग करते हैं, हम अलग उपयोग करते हैं। जैसे अंकेक्षक है, ये इसको लेखा परीक्षक बोलते हैं, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब पेपर आएगा तो उस समय हो सकता है कि वो आपको दिक्कत करे। वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, लेखा अंकेक्षण को लेखा परीक्षण ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे एक दो शब्द हैं जिनका प्रयोग इन लोगों ने, ये तो क्या करते हैं, गूगल से कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो कोई खास बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप निश्चिंत रहें, किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास में जो आज पेपर है वो जो है हमारा सितंबर 2025 का पेपर, उसका पार्ट 2 है। इसमें हमने जैसे कहा था कल कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर कंपलसरी होता है, बाकी 5 में से हमें कोई से भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। मैं तो 4 के लिए भी नहीं कहता, 3 ही करो, लेकिन हाँ, ये 3 तभी जब तीनों अच्छे से आती हों और ये वाला जो पहला है वो भी अच्छे से आता हो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक सवाल आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनका जवाब बहुत जनरल होता है। बच्चे क्या ना परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैं हमेशा से बात कहता हूं कि एग्जाम का पेपर टफ नहीं होता है, आप ना घबराते हैं इसलिए टफ होता है। और अभी आपको देखिएगा एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आएगा इसके अंदर जहां आंसर किसी टॉपिक पर नहीं है, टॉपिक पर है, मतलब है तो किसी ना किसी टॉपिक पर एकदम आप घर से ये सोच के जाओगे कि मुझे सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सीधा क्वेश्चन, तो सीधा लिखो कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो अंकेक्षण साक्ष्य, पहले वाला सवाल उसी पर है। अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के कौन कौन से हमारे पास तकनीकें हैं। अब ये सीधा सवाल है। एक होता है वो सवाल जो थोड़ा सा केस स्टडी का है, लेकिन वो नाम का केस स्टडी होता है, लेकिन सीधा सवाल होता है। पूरा लंबा चौड़ा लिखेंगे, कोई मिस्टर एक्स है जो इस किसी इकाई के अंकेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए या किसी कंपनी के तौर पर नियुक्त किए गए, उनके जीवन का ये पहला कंपनी अंकेक्षण है। उन्हें ये बात समझने में समस्या आ रही है कि वो अंकेक्षण साक्ष्य किस तरीके से प्राप्त करें, तो ये भी सीधा सवाल है। एक ये तो पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा सवाल वो आता है जिसमें पूरा केस स्टडी होता है और आपको कोई जवाब देना होता है, जिसमें लेकिन वो सवाल है तो केस स्टडी, पर वो किसी ना किसी टॉपिक पर होगा जिसका सीधा आंसर बन रहा होगा, बस आपको कंक्लूजन साथ में लिखना होता है। तीसरा वो सवाल जो टॉपिक पर है, लेकिन उस टॉपिक पे भी वो टॉपिक की का जो ज्ञान है, आपका कुछ जानकारी है, उसके आधार पे आपको सवाल का जवाब लिखना होता है अपनी भाषा में, मतलब सीधा सीधा आंसर नहीं होता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला प्रश्न है उसका ए वाला, हम बात करते हैं। सीए का छात्र कल्याण लेखा परीक्षा कार्यक्रम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहा था और उसने सीखा कि अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रक्रियाओं को और तकनीकों को निर्धारित करके अभिकथनों, यानी जो हम अभिकथन का मतलब होता है मिस स्टेटमेंट, राइट, स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट भी नहीं बोलना चाहिए, स्टेटमेंट के सत्यापन के लिए सबसे उपयुक्त साक्ष्य प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाना चाहिए। सवाल बहुत सिंपल है, नीचे तो भी हम गए नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई कोई सीए आर्टिकल है जो अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में पढ़ रहा होगा, तो उसने ये सीखा कि अंकेक्षण कार्यक्रम हम इस तरीके से हमें बनाना चाहिए कि उसमें हमें किसी भी मद की, अभिकथन का से मतलब हमारा मद भी है, किसी भी मद के लिए हमें सबसे उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य मिले, उस ऐसी प्रक्रियाओं को हमें लगाना चाहिए, ऐसी प्रक्रियाओं का हमें निष्पादन करना चाहिए, ऐसी तकनीकों का हमें निष्पादन करना चाहिए जिनसे किसी भी मद के संदर्भ में हमें उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त हो सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम तो बनाते ही हम अंकेक्षण साक्ष्य लेने के लिए हैं, और हमने कहा था अंकेक्षण साक्ष्य क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत जरूरी है, उचित मतलब एप्रोप्रिएट, ये होना बहुत जरूरी है। तो 2 चीजें होती है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ठीक है। एक तो उसकी जो उसकी क्वांटिटी है, संख्या है, वो सही हो, और उपयुक्त हो तो और भी अच्छा, ये 2 होना जरूरी है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना इसी तरीके से चाहिए जिससे कि हमें अंकेक्षण साक्ष्य जो प्राप्त हो वो उपयुक्त हो, ये बिल्कुल सही कहा। अब वो आपसे 2 चीजों पर सवाल पे जवाब चाहता है। किसी अभिकथन के सत्यापन के लिए अंकेक्षक किस तरह के अंकेक्षण साक्ष्य को सबसे उपयुक्त साक्ष्य मानेगा। अब आप अपने इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल उठाकर देख लीजिए, आप मेरे नोट्स उठाकर देख लीजिए, या किसी भी टीचर के नोट्स उठाकर देख लीजिए, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, है ही नहीं। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है। इसका मतलब क्या, उपयुक्त, सबसे उपयुक्त साक्ष्य, इसका मतलब बेस्ट एविडेंस, ठीक है। सबसे उपयुक्त साक्ष्य मतलब
सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है पूरी किताब के अंदर, है ही नहीं। तो वो आपसे जानना चाहता है कि किसी भी मत के संदर्भ में हमें सबसे उपयुक्त साक्ष्य किस साक्ष्य को मानेंगे अंकेक्षण के द्वारा। अब इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि आपने अंकेक्षण साक्ष्य के बारे में पढ़ा, अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब पढ़ा, और अंकेक्षण साक्ष्य के मतलब के समय आपने पढ़ा कि उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। तो हम जानते हैं अंकेक्षण साक्ष्य उचित इसीलिए प्राप्त करना जरूरी है कि हमारी अंकेक्षण राय अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर ही बनती है, ठीक है। तो ऐसे में अंकेक्षण साक्ष्य उचित होना बहुत जरूरी है। ये जनरल बात है, ऐसे लिखना होता है। पहले तो हम समझाएंगे ना कि आखिर क्यों उचित अंकेक्षण साक्ष्य क्यों चाहिए, सबसे उचित या सबसे उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य क्यों चाहिए, ठीक है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले ये तो जानिए कि भाई उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य क्यों, क्योंकि अंकेक्षण साक्ष्य तो इस तरीके से आंसर बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों को ये सवाल खराब लगते हैं, मुझे तो यही सवाल सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और हिंदी वाले बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। क्या जी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आंसर, मैं आपको बता रहा हूं हिंदी वाले बच्चों को ये गलत फहमी है कि हमें आंसर नंबर कम मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से अच्छी अच्छी बातें लिख दे 3-4 लाइनों में, तो बाकी 8-10 लाइनों में आप कुछ भी लिखो, वो 4 में से 3 नंबर आपको वैसे ही दे देगा, आप निश्चिंत रहिए। तो यहां पर क्या बताना था कि भाई हमें अंकेक्षण साक्ष्य इसलिए उचित लेना या उपयुक्त लेना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को अंकेक्षण राय उसके आधार पर ही बनानी होती है। और किसी भी मद या किसी भी अभिकथन वो सटीक है या नहीं, उसके परीक्षण के लिए ये जरूरी है कि उचित अंकेक्षण साक्ष्य हो। लेकिन अब सबसे उचित अंकेक्षण साक्ष्य क्या होता है? ऐसे तो उचित अंकेक्षण साक्ष्य कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर सबसे उपयुक्त की अगर आपने बात करी है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि उस मद के संदर्भ में जो उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध है वो, या कोई मद पे किसी विशेषज्ञ की समझ, उसका ज्ञान, वो भी उपयुक्त हो सकता है। विशेषज्ञ का अनुभव हो सकता है। सबसे उपयुक्त तो मेरी नजर में, अब यहाँ पे कई बच्चे अलग अलग आंसर लिख सकते हैं। कुछ लिखेंगे विशेषज्ञ का अनुभव उपयुक्त है, कुछ लिखेंगे जैसे जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं उस मद के संदर्भ में उस अभिकथन के संदर्भ में, वो सबसे अच्छे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अंकेक्षक को अगर उस इकाई के मद के बारे में पूर्व जानकारी है और उससे उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी है जिनसे हम अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकता है कि उसे क्या अंकेक्षण साक्ष्य लेना चाहिए जो सबसे उचित होगा। क्योंकि सबसे उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य कुछ होता ही नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः अंकेक्षक को अपना स्वयं का निर्णय लगाकर यह निर्धारित करना होगा कि क्या अंकेक्षण साक्ष्य सबसे उचित होगा। इसके लिए उसे इकाई की मदों और अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की जो तकनीकें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसलिए अंकेक्षक को किसी मद के या अभिकथन के संदर्भ में जितने भी अंकेक्षण साक्ष्य मिल रहे हैं उन सबको अच्छे से जांचना चाहिए, उन सबको देखना चाहिए, जिसमें से कौन से स्वीकृत हैं, अस्वीकृत हैं, वो देखना चाहिए। और उसके अनुसार फिर उनको हम वेट देंगे, भार देंगे कि भाई कौन सा सबसे अच्छा। फिर क्योंकि ये लाइन जरूर लिख कर आना है, क्योंकि किसी भी जगह ये नहीं बताया गया या किसी भी परिस्थिति में ये पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता किसी मद के संदर्भ में कौन सा सबसे उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य है। बात खत्म हो गई। मुश्किल से आंसर लिखने में आपको 5 से 7 मिनट लिखने। निम्न के संबंध में सबसे उपयुक्त लेखा अंकेक्षण साक्ष्य के बारे में बताइए। अब देखो इन्होंने नीचे, अच्छा आप चाहे तो इसमें अंकेक्षण प्रक्रियाओं के बारे में भी लिख सकते हो, वो जो हमने पढ़े थे ना अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की तकनीक है, जैसे क्या नाम है, एक तो पूछताछ, ठीक है ना, इंक्वायरी जिसे हम बोलते हैं, या क्या नाम है, भौतिक परीक्षण, ठीक है, इंस्पेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आप लिख कर आ सकते हैं। अब इन्होंने पूछा कि भाई इनके संबंध में बताओ सबसे अच्छा क्या है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड के लिए सबसे अच्छा होता है गणना करना, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। एक लाइन में लिखना है, कोई लंबी चौड़ी रामायण नहीं। बैंक के पास गिरवी रखे निवेशों का सत्यापन, बैंक के पास गिरवी रखे निवेशों का सत्यापन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बैंक से प्रमाण पत्र ले लो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बैंक हमें लिख के दे दे, बात खत्म, ठीक है ना। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं आपको 7 से 8 मिनट लगने चाहिए। सी राम मनोहर और उनके दल ने अभी अभी एक सूचीबद्ध कंपनी जो कि कृषि संबंधित कीटनाशक का उत्पादन करता है का संवैधानिक लेखा परीक्षण शुरू किया। अंकेक्षक अंकेक्षण को इस तरह से नियोजित और निष्पादित करना चाहता है कि वस्तुगत मिथ्या वर्णन, जिसे हम मिथ्या वर्णन ही कहते हैं, का जोखिम स्वीकार्य निम्न स्तर तक कम किया जा सके। बिल्कुल सही कहा। अध्याय 3 के अंदर हमने एक बात कही थी कि अंकेक्षक को अपनी अंकेक्षण प्रक्रिया इस तरीके से लगानी चाहिए कि अंकेक्षण में जो मिथ्या वर्णनों का जोखिम है
महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों का जो जोखिम है वो कम से कम हो, मतलब हमारे अंकेक्षण करने के बाद महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों का जोखिम कम से कम रहे, ये होना चाहिए। चर्चा करें कि अंकेक्षक किस तरह वस्तुगत मिथ्या वर्णनों के जोखिमों की पहचान और आकलन का उद्देश्य पूरा कर सकता है, आपको बताना है। तो भाई साहब इसके लिए ऐसा है जी, हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, सीधा क्वेश्चन है, आपको यहां पर सीधा बताना है कि हम लोग किस तरीके से अंकेक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन है उनके जोखिमों को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पूरी प्रक्रिया जो हमने लिखी थी वो यहाँ पर आपको लिखकर आनी है। ठीक है ना, जैसे पहले हम लोग, आपको याद हो तो उसमें पहला होता है कि हम लोग जोखिम का आकलन करते हैं, कहाँ कहाँ पे मिथ्या वर्णनों की जोखिम है, उसके लिए हम लोग इकाई से जो है पूछताछ करेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे मिथ्या वर्णनों की संभावना है उसको देखेंगे, उसके अनुसार अंकेक्षण प्रक्रिया को हम लोग बनाते हैं। तो वो पूरा जो अंकेक्षण प्रक्रिया का जोखिम निर्धारण की प्रक्रिया थी वो आपको यहां पर लिखकर आना है। ठीक है, सिंपल ही है बिल्कुल। एबीसी लिमिटेड एक बड़ी दवा उत्पादन संस्था है जिसकी यूनिट, यानी अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही सवाल ऐसा, अभी तक तो खैर हमने पढ़े भी दो ही हैं, एक ही सवाल ऐसा आया है जिसमें हमें आंसर बना के लिखना पड़ रहा है और उसका भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एबीसी लिमिटेड एक बड़ी दवा उत्पादन करने वाली संस्था है जिसकी यूनिट हैदराबाद और अहमदाबाद में है। प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्ष के अंत में इन्वेंट्री का सत्यापन और खातों का अंतिम रूप देने के लिए संस्था के विभिन्न कार्यालयों में एक विशेषज्ञ दल को नामांकित किया। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही करते भी है, प्रबंधन करता ही है। संविधिक लेखा परीक्षक मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब साल के अंत में जो अंकेक्षक आता है उसने अंकेक्षण सत्यापन के हिस्से के रूप में प्रबंधन द्वारा नियोजित वर्ष के अंत में भौतिक इन्वेंट्री सत्यापन के समय उपस्थित रहना चाहते हैं। एक छोटा सा हमारा अंकेक्षण मानक है 501। ठीक है, अगर याद हो तो अध्याय 4 के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा की थी जिसमें बताया गया था। ये इतना आसान सवाल होता है ना, आपको बताना है क्या क्या। देखो भी यहाँ पर क्या है, इकाई ने हैदराबाद की जो यूनिट है उसके लिए, हैदराबाद वाली ही है ना, उसके लिए इन्होंने एक अपना मतलब इन्वेंट्री है जो स्टॉक है उसके भौतिक सत्यापन के लिए कोई विशेषज्ञ उपयुक्त कराया और अंकेक्षक उस समय वहां उपस्थित रहे, ऐसा उन्होंने अंकेक्षक को बोला। हाँ, ये भी एक तरीका होता है अंकेक्षण करने का। सभी स्थानों पर स्थित इन्वेंट्री को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, यानी ये भी तय है कि इन्वेंट्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे 501 में मैंने कहा था चालू ही ऐसे होता है। यदि इन्वेंट्री या स्टॉक जो है, जो स्कंद, अंतिम स्कंद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो अगर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में उसकी जांच हम करते ही नहीं है। पर लेकिन उन्होंने तो लिख दिया महत्वपूर्ण है, तो हमें देखना पड़ेगा। अब अंकेक्षक को निम्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहला, हैदराबाद यूनिट, प्रशासन संबंधी कारणों के चलते प्रबंधन ने इन्वेंट्री के सत्यापन का कार्य 15 मार्च 2025 को ही पूरा कर लिया। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर किसी वजह से हमारे आने से पहले अंकेक्षण वो जो भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका हो, तो हम वहां पे नहीं पहुंच पाए किसी भी वजह से, तो ऐसे में हम क्या करें, हम उपलब्ध नहीं हो पाए या हम नहीं पहुंच पाए या इकाई के द्वारा अंकेक्षण भौतिक सत्यापन पहले ही कर लिया, तो हम किसी अन्य तारीख को उसका सत्यापन करते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब ऐसे में अंकेक्षक को क्या करना चाहिए, अंकेक्षक को चूंकि अब उन्होंने तो, अच्छा एक और था पॉइंट अगर आपको याद हो, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात थी कि अगर मान लीजिए प्रबंधन के द्वारा या हमारे द्वारा इन्वेंट्री या स्कंद का जो की गणना है वो पहले हो जाए या बाद में हो जाए, जनरली तो बाद में होती है, बट यहाँ पहले हो गई, कोई बात नहीं। जैसे 7 अप्रैल को हो रही है, तो 1 से 7 अप्रैल के बीच में जो भी हमने इन्वेंट्री खरीदी है या बेची है उसका हम समायोजन कर देंगे, तो 31 मार्च वाले पहुंचेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे 15 मार्च को ही कर दिया। अब कोई प्रशासनिक संबंधी कारण थे जो कि शायद उचित होंगे, तो हम क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, संस्था के द्वारा 15 मार्च को जो इन्वेंट्री ली गई, जो स्कंद की गणना की गई, वो एक तो सही हो, पहले तो उसकी विश्वसनीयता की हम जांच कर लेंगे। अगर वो सही है तो फिर हम क्या करेंगे, जो 15 मार्च से लेकर जिस दिन भौतिक गणना की गई और जिस दिन की हमें इन्वेंट्री चाहिए, मतलब 31 मार्च, इस दौरान अगर जो भी इन्वेंट्री बढ़ी है या कम हुई है, उसके जो भी दस्तावेज हैं, जो भी उसके अंकेक्षण साक्ष्य, उनकी जांच कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री या अंतिम स्कंद की जांच करेंगे। अच्छा, हैदराबाद यूनिट के बाद अहमदाबाद यूनिट में क्या हुआ देखो।
जैसा कि सुनियोजित था, कंपनी ने इन्वेंट्री का सत्यापन 31 मार्च 2025 को ही किया। तथापि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह के दौरान अहमदाबाद शहर में कुछ स्थानीय छोटी गड़बड़ी होने का समाचार मिला, जिसके कारण अंकेक्षक ने इन्वेंट्री सत्यापन के समय उपस्थित रहने का नियोजित दौरा रद्द कर दिया। अब क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में तो मैंने अभी बताया था कि हम फिर किसी अन्य तिथि पर अंकेक्षण भौतिक सत्यापन करेंगे, भौतिक गणना करेंगे, हम स्वयं निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि जिस दिन हमने निरीक्षण करा उस दिन और 31 मार्च के बीच में अगर इन्वेंट्री में कोई कमी या बढ़ोतरी हुई है तो उसकी भी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, इसमें यह और ध्यान रख लीजिएगा, आपको इस बात के लिए भी अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हैं कि जो हमारी जो स्कंद है, अंतिम स्कंद है, उसमें हम वाकई में उसके अंतिम गणना के दौरान हम उपस्थित ना रहे, इसके हमारे पास उचित कारण होने चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बाकी किसी और दिन कर लेंगे। ऊपर वाले में था, हैदराबाद वाले में 15 दिन पहले हो गया, इसमें हम 31 मार्च को नहीं जा पाए। प्रबंधन ने तो कर लिया होगा, पर कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, वो हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब मुश्किल सवाल नहीं आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आंतरिक नियंत्रण में खामी और आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक नियंत्रण में खामी और आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामी, इन दोनों में क्या फर्क होता है? हमने एक सवाल पीछे पढ़ा था, दो आंतरिक नियंत्रण में एक ऐसे है अंकेक्षण मानक 260 और एक 265, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये क्या होता है? जब हम जो शासन से संबंधित व्यक्ति हैं उनके साथ में अगर हम किसी तरह का कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ में हम जब कभी भी बातचीत करते हैं, तो उस समय हम लोगों को बहुत सारी बातें उनको बतानी होती। उसमें से एक बात होती है आंतरिक नियंत्रण में अगर कोई महत्वपूर्ण खामी है, राइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। कोई भी महत्वपूर्ण कमी है तो उसके बारे में भी हमें प्रबंधन, अब आपको यहाँ पे पहले रेफरेंस देना पड़ेगा। अब ऐसे सवाल जो आते हैं ना, सीधे सवाल है, इसमें हमेशा याद रखिए, आप इस तरह के सवालों में थोड़ा सा लिखें। अब ये आपकी पढ़ाई है, ये आपकी प्रिपरेशन है कि आपको ये याद आए कि आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था। ऐसे 265 में पढ़ा था हमने, बिल्कुल याद आना चाहिए। कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। अब जिन बच्चे को ये याद आ गया वो तो खुद पहचान जाएगा कि हाँ यार, ये तो हम कब करते हैं, जब हम शासन से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके साथ हम जब संपर्क करते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं। उनमें से एक बात क्या होती है कि अंकेक्षण में, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण खामी है तो उसकी जानकारी देना। तो आप पूरा बताएंगे कि जब एक अंकेक्षक शासन से संबंधित व्यक्तियों के साथ में चर्चा करता है तो उससे आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण खामी उसके बारे में बताना पड़ता है। फिर आप महत्वपूर्ण खामी का मतलब क्या है वो बताएंगे, और बस इतना ही, खत्म। अच्छा, आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमी है ना, वो एक चीज हो गई। जो कमी महत्वपूर्ण कमी नहीं है उसे क्या माना जाएगा? आंतरिक नियंत्रण में खामी। तो अब आपको पहले पता हो आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामी का मतलब क्या, और ये बात हमने उस अंकेक्षण मानक के अंदर पढ़ा है कि महत्वपूर्ण खामी का मतलब क्या होता है। तो वहां से आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है। सीए छात्र रवि प्रमुख लेखा परीक्षक मामलों में, ठीक है, अभी प्रमुख लेखा परीक्षक मामले क्या होते हैं? ये आता है आपको अगर याद हो तो ऐसे 701। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन उतना टफ है या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, याद आना चाहिए आपको कहां पे है, सीधा सवाल है। और मैं अगर अभी देखूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था इससे पहले वाला, उसमें भी ऐसे 501 पे सवाल आया, सीधा सवाल, बिल्कुल घुमा फिरा कर नहीं आया। पढ़ने में लग रहा था क्वेश्चन बड़ा है और पढ़ के ऐसा लगा कि केस स्टडी है, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन सीधा सवाल था। ठीक है, आपको आंसर लिखने में भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। यदि आपको ऐसे 501 याद है तो आप अपनी भाषा में लिख कर आए, नंबर मिलेंगे, क्योंकि सिंपल सा था। उससे ऊपर जो सवाल था उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। उसका ए पार्ट जो था उसमें वैसे तो आसान ही था। उसमें जो 2 नंबर 3 और 2, 3 में तो बताना था कि उचित सबसे उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य, उसके बारे में अपनी भाषा में लिखना था। उसके नीचे जो उसका 2 पार्ट, 2 की, एक तो हम लोग कैश के लिए, रोकड़ के लिए क्या अंकेक्षण साक्ष्य लें, 1 लाइन का आंसर नहीं, तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन थे और एक एक लाइन का आंसर था। 2 नंबर मिल गए मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। ये ऊपर वाला ए वाला बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी क्या बोल रहा है? लेखा परीक्षा। अब आपको ये याद ही नहीं आ रहा प्रमुख लेखा परीक्षा मामले कौन से? प्रमुख लेखा परीक्षा मामले मतलब प्रमुख अंकेक्षण मामले 701 की ऑडिट मैटर्स, मुख्य अंकेक्षण मामले,
मुख्य बोलो या प्रमुख बोलो ये तो समझ जाओगे। मैंने ये पहले ही कह दिया कि ये अंकेक्षण की जगह लेखा परीक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये बात मैं अपने पहले लेक्चर में ही बच्चों को बता देता हूँ कि बेटा देखो ये जगह जगह लेखा परीक्षा शब्द प्रयोग करेंगे, आप पहचान जाना। अंकेक्षण ही लिखा हुआ है, लेखा परीक्षण लिखेंगे अंकेक्षण है, लेखा परीक्षक लिखेंगे अंकेक्षक है। तो प्रमुख या मुख्य अंकेक्षण मामले की अवधारणा के बारे में सीख रहा है, तथापि वह अंकेक्षण रिपोर्ट में संशोधन और प्रमुख अंकेक्षण मामलों की रिपोर्टिंग के बीच में भ्रमित है। आप उसे निम्न को समझाने के लिए मार्गदर्शन करें। प्रमुख अंकेक्षण मामलों के संचार का उद्देश्य, अरे सीधा सवाल, सीधा बताना है कि प्रमुख अंकेक्षण मामलों को हम क्यों संप्रेषित करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। मैंने पूरी लिस्ट बनवाई है, ठीक है, उसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। प्रमुख अंकेक्षण मामलों का संचार वित्तीय विवरण प्रकटीकरण का विकल्प नहीं है। इस ही स्टैंडर्ड के आखिरी पॉइंट ऐसे 701 अंकेक्षण मानक 701 में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये जो हम प्रमुख अंकेक्षण मामले या मुख्य अंकेक्षण मामले हैं, ये किस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी उनकी जगह इसको प्रयोग नहीं करना, वो आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, बहुत ही छोटा सा सवाल, मतलब सीधा सवाल, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछा। सीए के छात्र श्री रंगा और मंगा आश्वासन पर चर्चा कर रहे थे कि लिखित लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी लिखित अंकेक्षण रिपोर्ट के जरिए वित्तीय विवरणों पर अपनी राय के रूप में उपयोगकर्ताओं को अंकेक्षण सेवा के प्रदान करती है। इस प्रकार का आश्वासन वित्तीय विवरणों पर अविश्वसनीयता प्रदान करता है। आपको अंकेक्षण किए जाने वाले कुछ पहलुओं को बताना है जिसमें वह सुनिश्चित कर सके कि अंकेक्षित किए गए वित्तीय विवरण भ्रामक नहीं होते हैं। यानी आपको बताना है कि कब वित्तीय विवरण, एक अध्याय 1 था और उसका शुरू में ही टॉपिक है कि क्या चीज है जिससे अंकेक्षक ये निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण जो है वो वित्तीय विवरण भ्रामक नहीं है। क्योंकि अंकेक्षक को हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, अंकेक्षण का मतलब, ठीक है ना। तो उस समय बताया था कि जब अंकेक्षक यह राय बनाएगा कि वित्तीय विवरण सही एवं उचित है, ट्रू एंड फेयर है, तो वो अपने आप को कई बातों के लिए सूचित करता है, जैसे कि जो खाते हैं वो जो हमने प्रविष्टियां की हैं, सामान्य प्रविष्टियां की हैं, उनके अनुसार बने हो या उनसे ही बने हो। अंकेक्षक के द्वारा प्रविष्टियों के संबंध में उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कोई प्रविष्टि छोड़ी नहीं गई, सामान्य प्रविष्टि, कोई प्रविष्टि जबरदस्ती नहीं की गई, राइट, जो भी जानकारी दी गई है वो स्पष्ट हो। ये कुछ हमने पॉइंट पढ़ते रहे। इतना सिंपल सवाल, मतलब ये सवाल अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि उस बच्चे की तैयारी में कमी है। बहुत सीधा सवाल है भाई, बहुत सीधा सवाल। प्रश्न नंबर 3, सीए का छात्र मनोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से मिली छूट के बारे में अध्ययन कर रहा है। आपको निम्न के बारे में मनोज को मार्गदर्शन करना भी कर लेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय निर्णय की पर्याप्तता पर रिपोर्टिंग। अरे बड़ा सिंपल सवाल है जी, ये तो सिंपल सवाल कैसे है। पहले तो ये किसका है, ये है कंपनीज एक्ट में धारा 143 उपधारा 3, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो लॉ में, नहीं, ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में है बेटा, उसके अंदर हमने धारा 143(3) के बारे में पढ़ा था, जिसमें अंकेक्षक को कुछ, जब किसी भी आप कंपनी का अंकेक्षण करते हैं तो धारा 143 उपधारा 3 के तहत अंकेक्षक को कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसमें से एक पॉइंट आता है, अंकेक्षक को कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के पर्याप्तता की रिपोर्टिंग करनी है कि कंपनी में आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है या नहीं, और अगर है तो उचित है या नहीं, और क्या वो पूरे साल भर पूरी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये जो प्रावधान है ये प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगता, यानी एक तो छोटी कंपनी पे नहीं लगेगा, मतलब स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता, ओपीसी पे नहीं लगता। प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होता है उसके ऊपर भी ये नहीं लगता। तो आपको बताना, छोटा सा ही सवाल है यार, सीधा सवाल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आदेश कारो कंपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट यानी कारो 2010-2020 लागू होना। तो हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी पर कारो कब नहीं लगता, तो उसमें 3 कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो। यदि कंपनी का पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, राइट, 1 करोड़ से ज्यादा हो, जो उसने ऋण ले रखे हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम ज्यादा हो। उल्टा कर दो तो कारो नहीं लगेगा, यानी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, ऋण 1 करोड़ से कम है, और जो कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है वो भी 1 करोड़ से कम है, तो नहीं लगेगा। सीधा सवाल यार, इतना आसान सवाल। अंकेक्षण संबंधता की शर्तों, अंकेक्षण संबंधता की शर्तों से हमारा क्या मतलब है भाई। अंकेक्षण संबंधता की शर्तों का मतलब है अंकेक्षक की नियुक्ति के दौरान हम लोग जब अंकेक्षण स्वीकार करते हैं तो कुछ शर्तें निर्धारित करते हैं, ठीक है ना।
अंकेक्षक की नियुक्ति की शर्तें जिसे हम लोग कहते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? अंकेक्षण मानक 210, ठीक है, वहां हमने पढ़ा था। आपको बताना है कि वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। शर्तों को याद दिलाने वाले कारक, तो सिंपल सवाल है यार, ये तो सीधा सवाल आ गया। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोनस मिलता है मतलब पेपर में, बस यही तो मैं आपको शुरू से समझा रहा था। ऑडिट का पेपर हिंदी में, सॉरी, ऑडिट का जो पेपर आता है वो उतना टफ नहीं आता है जितना बच्चे उसको मानते हैं। XYZ डेवलपर एक प्रॉपर्टी विकसित करने वाली फर्म है जिसने ABC बैंक की आवासीय परियोजना के लिए छोटी अवधि निर्माण ऋण लिया। ठीक है जी, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात XYZ डेवलपर ने इस ऋण को DEF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लंबी अवधि के टेकआउट ऋण से पुनर्वित्तीय करने का नियोजन किया। ये क्या नाम है, टेकआउट फाइनेंस या टेकआउट ऋण क्या होता है? जब एक बैंक से आपने लोन लिया और बाद में उसको आपने दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा लिया। ये होता है, कहीं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ब्याज की दर कम होती है, तो हम लोन को शिफ्ट करा सकते हैं। तथापि परियोजना के पूर्ण होने की देरी के चलते XYZ डेवलपर ने ऋण का भुगतान करने की समस्या का सामना करना पड़ा। बैंक ने ऋण को गैर निष्पादित संपत्तियों यानी NPA में वर्गीकृत कर दिया। प्रॉपर्टी विकसित करने में टेकआउट फाइनेंस का क्या मतलब होता है? तो एक तो आपको टेकआउट फाइनेंस का मतलब समझा देना है, तो बड़ा आसान है। का मतलब प्राथमिक उद्देश्य और ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत करने से ऋण देने वाले बैंक द्वारा आय स्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर तो बड़ा सिंपल सा है। आय की जो हम अपने बुक्स में जब रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम लोग अपने खातों में उसको लेंगे, तो उस समय हम उसे जो है, अब पहले तो हम उसको करते थे किस आधार पे? अक्रूवल के बेसिस पर, यानी जब भी हमें वो ड्यू होगा तब लेंगे, लेकिन अब करेंगे वसूली के आधार पे, यानी रिसीप्ट बेसिस पर। ये तो सिंपल है। ऊपर आपको समझाना है टेकआउट फाइनेंस का मतलब क्या है, यानी टेकआउट ऋण का मतलब क्या, और नीचे बताना है NPA बनने के बाद क्या करना होता है। सिंपल क्वेश्चन मिला है आपको, बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। यानी ऐसा आ रहा है कि क्वेश्चन उतने टफ नहीं आ रहे। ठाकुर एंड कंपनी, मतलब सवाल पेपर का अगर हम देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन, आगे हम चलते हैं अभी, लेकिन अगर हम देखें तो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे हैं। नाम के लिए केस स्टडी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत आसान बन रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आ रही। फिर भी अगर आपको अच्छा एक आध क्वेश्चन आ भी गया ऐसा, तो उसका भी आंसर इजीली बन जा रहा है, ऐसी परेशानी आ नहीं रही। इसका मतलब पेपर उतना टफ नहीं, आसानी से अटेंड कर सकते हो। और लैंग्वेज को लेकर मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अपनी भाषा में लिखें, सिर्फ शब्दों का ध्यान रखें, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना है। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है कि तकनीकी शब्दों का हम प्रयोग करें, लेकिन साथ में हम भाषा पे नियंत्रण रखते हुए, यानी भाषा थोड़ी सही लगे बट अपनी भाषा में लिखें, बिल्कुल नंबर मिलेंगे। ठाकुर एंड कंपनी संधि लेखाकार एक LLP, अब देखो यहाँ पे इन्होंने संधि लेखाकार लिख दिया, एक LLP की लेखा परीक्षा कर रहे हैं। वे प्राप्यों का सत्यापन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी व्यापार प्राप्य वास्तविक और वसूली योग्य हैं, यानी सारे। अच्छा, व्यापार प्राप्य मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, वास्तविक और वसूली योग्य मतलब एक तो एक्चुअल है और रिसीवेबल है। तथापि अंकेक्षण के पूर्ण होने से पहले अंकेक्षक को यह जानकारी मिली कि एक व्यापार प्राप्य मैसर्स राज एंटरप्राइजेस, जिसका देय खाता शेष वित्तीय विवरण के दिन सकल देय राशि के महत्वपूर्ण था, उसकी वित्तीय समस्याओं की जानकारी मिली। मतलब पता चला कि भैया एक डेटर है जो उसकी जो हालत है वो खराब है, वित्तीय स्थिति खराब है, और ये अंकेक्षक को आखिरी दिन पता चलता है। CA ठाकुर ने प्रबंधन की उचित स्तर पर इस समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा की और प्रबंधन, जैसा कि अंकेक्षक ने सलाह दी थी, उसका प्रावधान करने के लिए सहमत हो गया। बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या बताना है? आश्वस्त करें कि अंकेक्षक इस मामले में दस्तावेजीकरण विभाग कैसे परिपूर्ण करेगा। अरे भाई, इस मामले में अंकेक्षक को क्या करना चाहिए, दस्तावेजीकरण कैसे करना चाहिए? तो इस मामले में अंकेक्षक को जो राज एंटरप्राइजेज है उसके ऊपर जो वित्तीय संकट आया उसका दस्तावेजीकरण करना है। प्रबंधन के साथ जब हमने इस पे चर्चा करी, उस चर्चा का भी दस्तावेजीकरण करना है, ठीक है। और उन व्यक्तियों का जिनसे आपकी चर्चा हुई उसका भी, और जितना प्रावधान प्रबंधन बना रहा है आपके कहने पर, जितना आपने बोला उतना ही बना रहे हैं, और अगर उससे कम या ज्यादा बना रहा है तो उसके कारणों को, इन सबको ध्यान में रखकर आपको ये सब चीजों का दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। लेखा परीक्षक दस्तावेजीकरण कि किन्हीं 4 विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अंकेक्षण दस्तावेजीकरण जब हम करते हैं तो किन किन चीज़ों का दस्तावेजीकरण करते हैं बता दो। जैसे अंकेक्षण कार्यक्रम का करते हैं, और
जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं उनको बताते हैं, और जो भी आपने अगर तृतीय पक्षकारों से किसी तरह का आपने अगर कोई भी वो करा है, उनसे किसी भी तरह का अगर संप्रेषण करा है तो उसकी जानकारी, महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी, शासन से संबंधित व्यक्तियों के साथ में अगर हम लोगों ने कोई चर्चा करी है तो उसकी जानकारी, वो सब हम डालते हैं। कोई से भी 4 लिखने, दस्तावेजीकरण तो बहुत सारी चीजों का होता है। स्टार्टअप कंपनी में संवैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। कोई स्टार्टअप कंपनी जिसका आपके पास में अंकेक्षण आया। यह देखा गया कि ग्रुप की कुछ कंपनियों का हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के छापे का सामना करना पड़ा। ठीक है, फर्म SQC1 को सही मायने में मानती है और फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण नीति के तहत यह अपेक्षित है कि संबंधता को स्वीकार करने से पहले, बेटा संबंधता का मतलब है अंकेक्षण कार्य स्वीकार करने से पहले, नियुक्ति को स्वीकार करने से पहले क्लाइंट से संबंधित मुख्य सूचनाओं को एकत्रित किया गया हो। बिल्कुल, हमने SQC1 में पढ़ा भी था कि अब जब किसी का भी नियुक्ति स्वीकार करते हैं तो उस हमें SQC1 है किस चीज के बारे में, अंकेक्षण कार्य में गुणवत्ता, और उसमें SQC1 के अनुसार अंकेक्षक, ये जो अंकेक्षण फर्म है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित नियम बनाए, गुणवत्ता संबंध नियंत्रण से संबंधित पॉलिसियों का निर्माण करे। और उसमें से एक पॉलिसी होती है कि जिस इकाई का हम अंकेक्षण कार्य स्वीकार कर रहे हैं उसके प्रबंधन, उसके जो मालिक हैं, उद्यमी हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। तो यहाँ पर उनके पास प्रवर्तन निदेशालयों से छापों का सामना करना पड़ा, मतलब ईडी भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आती है। उन मामलों का उल्लेख कीजिए जिन्हें फर्म संबद्धता स्वीकार करने का निर्णय करने के लिए ग्राहक की सत्यनिष्ठता जांच करते समय ध्यान में रखेगी। आपको बताना है, तो हमने एक पूरा पॉइंट पढ़ा था कि जिन लोगों का, जिस इकाई का हम अंकेक्षण स्वीकार करते हैं उसके प्रबंधन, उसके स्वामियों के बारे में हम जानकारी पहले जुटाते हैं। अगर हमें लगता है कि वो ईमानदार हैं तो ही हम अंकेक्षण कार्य लेंगे। अब उनकी ईमानदारी की जांच करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हमने पढ़े थे, वो आपको बताना है। यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, एक अंकेक्षक को वर्ष के दौरान बिक्री की पुष्टि करते समय ज्ञात हुआ कि उस वर्ष बिक्री लेन देन की संख्या 1 लाख अधिक है। ठीक है, वह नमूना आकार और उसकी संरचना उसके व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान के आधार पर निर्धारित करता है। हाँ, तो हमने कहा था भी ये जो नमूना आकार है या सैंपलिंग करने के तरीके 2 होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी तरीका, एक होता है नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब गैर सांख्यिकी। और गैर सांख्यिकी में क्या होता है, हम उसमें किसी भी तरह की सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। अंकेक्षक अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पे जो लेता है वो उसी के आधार पे वो नमूना जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। आप उन्हें नमूनाकरण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा दी गई अवस्था में नमूनाकरण के चुनने के तरीके को बताएं। यानी आपसे उल्टा पूछा है, अंकेक्षक तो गैर सांख्यिकी तरीका प्रयोग करता है, वो आपसे पूछ रहा है कि सांख्यिकी तरीका अगर हम लगाएं यानी स्टैटिस्टिकल, तो उसके क्या फायदे हैं। तो उसके आपको फायदे बताए गए थे, वो आपको यहाँ लिख कर आने हैं। सीधा सवाल, अब तक मुझे जितने भी सवाल हमने पढ़े, 4 हमने सवाल पढ़े और हर में 3-3 हैं, तो 12 हमने सवाल पढ़े। 12 में से सिर्फ पहला सवाल था जो सीधा क्वेश्चन नहीं था, सीधा आंसर नहीं था। 2 या 3 सवाल ऐसे थे जिसके अंदर हमें ऐसे का रेफरेंस लेकर और आंसर बनाना था। बाकी सब में सीधे सीधे सवाल पूछे, यानी 12 में से 8 सवाल ऐसे जिनमें सीधा आंसर देना है, कुछ भी नहीं करना है। आप बेवजह डर रहे हैं, बेवजह डरने की आपको जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। सीए तमन मोबाइल पुर्जी का व्यापार करने वाली कंपनी का अंकेक्षक है। इस वर्ष कंपनी ने मोबाइल फोन असेंबली का भी काम चालू कर दिया, बहुत बढ़िया। अंकेक्षण प्रबंधन के दल को निर्देशित किया कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षण योजना के आधार पर अंकेक्षण कार्यक्रम विकसित करे। ठीक है, और अंकेक्षण को आगे बढ़ाए, यानी पिछले साल के ही अंकेक्षण कार्यक्रम को उपयोग करके करंट ईयर में यानी चालू वित्तीय वर्ष में अंकेक्षण कार्य का कार्यक्रम बना ले। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से पिछले साल की अंकेक्षण कार्यक्रम को उपयोग में ले लेना ये गलत, और वो भी तब जब इकाई ने नया बिजनेस चालू करा है। देखो अभी हम आगे नहीं गए, पर हम पहले ही इस बात पे बात करते हैं कि ये तो वैसे भी गलत है। आपको जब अंकेक्षण कार्यक्रम की योजना बनानी हो तो अंकेक्षण कार्यक्रम की योजना बनाते समय हमें, माना हम पिछले साल के या पिछले वर्ष के अंकेक्षण कार्यक्रम का प्रयोग करते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इकाई में कोई बड़ा बदलाव है तो उस केस में पूर्व वर्ष के अंकेक्षण कार्यक्रम को आप उसका सहयोग तो ले सकते हैं, पर उसी को कैसे लेंगे। अब यहां देखो ना, नए कलपुर्जे बनाने के साथ साथ असेंबली का भी काम चालू करा है, तो मतलब पूरी तरीके से व्यवसाय में एक नया कुछ जुड़ गया। तो ऐसे में हम
पूरा का पूरा पिछले वर्ष का अंकेक्षण कार्यक्रम प्रयोग कर ले, ये गलत हो जाएगा। कहाँ गया, इसलिए सीए तमन असहमति, तथापि इससे सीए तमन असहमति और अंकेक्षण प्रबंधन को समझाया कि अंकेक्षक प्रबंधन से मतलब यहाँ पर क्या है। देखो, लेखा परीक्षा प्रबंधक एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंकेक्षक प्रबंधक। अंकेक्षक प्रबंधक का मतलब जो टीम का हेड होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। टीम मैनेजर, अब टीम मैनेजर ने तो कह दिया पिछले साल का कार्यक्रम उपयोग में ले लो, लेकिन जो सीए तमन है जो उस टीम में होंगे वो इससे असहमत थी, मतलब, और उसको समझाया कि अंकेक्षण शुरू करने के पहले और उसके दौरान वह संबंधित टीम के सदस्यों को निर्देशन और पर्यवेक्षण की प्रकृति, समय सीमा की योजना बनाएगी। उसने तो ये जो कि हम नॉर्मली करते हैं, और काम की समीक्षा करेगी। समझाएं, संबंधित टीम मतलब एंगेजमेंट टीम के सदस्यों के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण की प्रकृति, समय सीमा को योजना बनाते समय तथा कार्यों की समीक्षा करते समय सीए तमन किन, अरे ये सीधा सवाल है यार, हमने अंकेक्षण योजना में पढ़ा था कि जब हम अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते हैं और अंकेक्षण योजना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी जो भी हम काम करने वाले हैं उनके प्रकृति, समय सीमा के बारे में हम निर्धारित करते हैं, और उसी में ये भी निर्धारित करते हैं कि मतलब अंकेक्षण योजना में हम ये भी डालते हैं, अंकेक्षण कार्यक्रम में हम ये भी डालते हैं कि हम अपनी टीम के सदस्यों का उनका पर्यवेक्षण कैसे करेंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे, तो उनके पर्यवेक्षण की प्रकृति, समय सीमा को भी निर्धारित करना होता है। तो हमने कुछ कारक पढ़े थे, जो कारक अंकेक्षक प्रयोग करता है ये निर्धारित करने के लिए कि मुझे मेरी टीम के सदस्यों का काम का पर्यवेक्षण कितना करना है, मुझे मेरी टीम के सदस्यों के काम के पर्यवेक्षण की प्रकृति, समय सीमा को निर्धारित करना है, क्योंकि पहले से निर्धारित करके रखना पड़ेगा ना कि हमें अपने टीम के सदस्यों के काम का पर्यवेक्षण कब कब करना है, कैसे करना है, तो उसकी प्रकृति, समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। उसके लिए किन कारकों का वो ध्यान रखता है, वो कारक हमने पढ़े थे। सीधा सवाल है, यदि अंकेक्षण के दौरान सीए तमन को ऐसी जानकारी मिलती है कि अंकेक्षक प्रक्रियाओं की योजना बनाते समय उपलब्ध जानकारी से काफी भिन्न, तो उसे क्या करना चाहिए। तो भैया ऐसे में हमने पढ़ा था कि अंकेक्षण कार्यक्रम एक समग्र और सतत प्रक्रिया है, यानी अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण योजना एक दिन हो जाए ऐसा नहीं है। अंकेक्षण कार्य समाप्त होने तक अंकेक्षण कार्यक्रम में, अंकेक्षण योजना में बदलाव करना जरूरी होता है। जैसे जैसे हम आगे की अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगाते हैं, जैसे जैसे हम अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमें अपनी अंकेक्षण योजनाओं में परिवर्तन करना होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन करना होता है। यहाँ पे भी अगर हमें मिले हुए साक्ष्य अंकेक्षण कार्यक्रम में जो हमने निर्धारित किया था उससे काफी अलग है, तो आपको अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण योजना में बदलाव करना पड़ेगा। छोटा सा आंसर लिखना है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना, 4-5 लाइन का, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में, ठीक है। कैसे लिखना है, एक तो ये बता देना है कि अंकेक्षण योजना एक सतत जो है अंक प्रक्रिया है, जो कि अंकेक्षण योजना के से लेके और अंकेक्षण के समाप्त होने तक चलती है। अगर अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के बाद अंकेक्षक को लगता है कि उसे बदलाव करना चाहिए, तो उसे अंकेक्षण कार्यक्रम में बदलाव करना चाहिए। रेन प्राइवेट लिमिटेड, इसके तुलन पत्र में उदाहरण निम्न है। 31 मार्च 2025 के दिन ऋण 10 करोड़, वर्ष के दौरान बैंक से लिया गया ऋण 3 करोड़, वर्ष के दौरान ऋण का किया गया भुगतान 5 करोड़। कंपनी के पास पारी पशु चार्ज बनाया गया है। पारी पशु मतलब जब कभी भी कंपनी अपनी संपत्तियों पे एक से ज्यादा लोगों को चार्ज क्रिएट कर देती है, 2-3 जगह से लोन ले रखा है, दोनों के तीनों के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, उसको बोलते हैं परिपासु। और पारीपासु नहीं होता, परिपासु होता है। इसके अतिरिक्त ऋण सीमा को पार नहीं किया। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निश्चित करें कि क्या तुलन पत्र में दर्ज सभी ऋणों बैंकों या अन्य पक्षों का वैध दावे दर्शाते हैं क्या। चैप्टर नंबर 5, उसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे हमें शो करना है, लेकिन ये उसका सवाल नहीं है। ये तो आपसे पूछ रहा है कि हमें तुलन पत्र में यानी बैलेंस शीट में जो हमने उधार दिखा रखा है, जिसमें बैंक से उधार भी शामिल है और अन्य पक्षों से उधार शामिल है, और दोनों के लिए एक ही संपत्ति पर हमने चार्ज क्रिएट करा होता है ना। कई बार संपत्ति है 10 करोड़ की, तो 3 करोड़ का बैंक से लोन है, 3 करोड़ का कहीं और से लोन है, या 4 करोड़ का है, और दोनों के लिए वो एक ही संपत्ति को कर दिया। कर सकते हैं, संपत्ति 10 करोड़ की है, लोन तो 3 और 4 7 करोड़ का ही है। तो आप कैसे उसकी जांच करेंगे, वो प्रक्रिया आपको बतानी है। अब ये सवाल है जो कई बच्चों को हो सकता है ना आए, इसका आंसर बना के लिखना पड़ेगा कि कैसे जांच करेंगे। तो उसमें बताना है आपको कि भाई हम पहले दोनों पक्षों के साथ जो ऋण आपने अनुमोदन करा होगा या ऋण समझौता, ऋण एग्रीमेंट बनाया होगा, उसको देखेंगे, उसमें जो जानकारी है उसको देखेंगे,
उनसे उनसे मतलब जो बैंक है उससे और जिन लोगों से ऋण लिया उनसे बात करेंगे, ठीक है। वो सब आपको देखना पड़ेगा। सिंपल अंकेक्षण प्रक्रिया लगानी है, थोड़ा सा ये उससे अलग है। एलएलपी के अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षण के कर्तव्यों के बारे में सीधा सवाल है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, तो बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद में आते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 यानी पार्ट 3 के पार्ट 1 के अनुसार इन्वेंट्री के लिए आवश्यक प्रकटीकरण को बताएं। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, सीधा आंसर लिखना है। और हमने कहा था हमेशा से चैप्टर 5 आप छोड़ के जाना चाहिए, इतना बड़ा आंसर नहीं लिख पाते, बट हाँ अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे लिख कर आए। सीधा सवाल है, एक सरकारी विभाग की इन्वेंट्री लेखा परीक्षण किया, अगर पाया कि इन्वेंट्री में बहुत सारे आइटम या तो क्षतिग्रस्त हैं या अप्रचलित है। क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज्ड और अप्रचलित मतलब जो आउट ऑफ वो हो चुके हैं, फैशन हो चुके हैं, उन्हें रिकॉर्ड से हटाया ही नहीं गया जबकि हटाना चाहिए था। इन्वेंट्री की कोई नियमित भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं थी और स्टॉक का माल का मूल्यांकन भी पुराना था। ना तो कोई रिपोर्ट बनी हुई है ना ही किसी तरह की। व्याख्या करें कि कैसे सीएडी, अभी सरकारी विभाग यानी गवर्नमेंट ऑडिट, और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था गवर्नमेंट ऑडिट में स्टोर्स एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट की ऑडिट, स्टोर्स की ऑडिट कैसे करते हैं, यानी इन्वेंट्री का अंकेक्षण कैसे किया जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ लिख कर आनी है। सी राज ने कंपनी का अंकेक्षण अभी भी पूरा किया और पाया कि आईटी परिवेश तथा नियंत्रण में कुछ निष्कर्ष अपवाद हैं जिनका आकलन आपको जिनका आकलन और रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। आईटी परिवेश और आईटी परीक्षण नियंत्रण में अंकेक्षण निष्कर्ष के आकलन व रिपोर्टिंग के बारे में किन बिंदुओं पर ध्यान देगा। अरे यार तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान सवाल मुझे लगता है नहीं हो सकता। पूरे पेपर में 4 ही पॉइंट हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उन चारों पॉइंट को लिखकर आना है, बस वो बच्चों को याद हो। अंकेक्षक की स्वतंत्रता के लिए खतरे नीचे उल्लेख किए गए हैं, ठीक है। उन उपयुक्त खतरों के प्रकार कारण सहित वर्गीकृत करें। अच्छा ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर अंकेक्षक की स्वतंत्रता पर खतरे अलग अलग तरह के होते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैसे एक होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक होता है इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, है ना। इस तरह के 4-5 अलग अलग होते हैं। जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को हम क्या बोलते हैं, स्वहित का खतरा, ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट को बोलते हैं स्व समीक्षा का खतरा। ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नीचे 5 केसेस दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा, किसमें स्वतंत्रता पर कौन सा खतरा है। अंकेक्षण क्लाइंट के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध, ये है आपके जैसे हम ना सेल्फ इंटरेस्ट स्वहित का खतरा, यदि किसी क्लाइंट के साथ हमारे अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं तो ये हमारा उसमें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई तो देखो इंटरेस्ट आ गया, स्वहित का खतरा रहेगा। अंकेक्षक को तुरंत ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि या तो उसका अंकेक्षण कार्य ना लो, या तो अगर आप अंकेक्षण कार्य ले रहे हैं तो फिर गड़बड़ है नहीं। जब अंकेक्षक ऐसी सेवाएं देता है जो स्वयं अंकेक्षण का विषय हो, मतलब आप उन चीजों की जांच कर रहे हैं जिनको आप ही ने करा। कई बार ऐसा होता है ना, किसी क्लाइंट के हमने साल के बीच में उसने बुलाया था हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, हमने करा था, बना कर दे करा के, अब उसी क्लाइंट ने हमें अंकेक्षण के लिए भी बुला लिया। अब अंकेक्षण करते समय हम उसी चीज की जांच करेंगे जो हमने ही कैलकुलेट करी है, तो कभी जिंदगी में उसमें गलती नहीं निकलेगी, होगी तो भी आप नहीं बताओगे, क्योंकि गलती बताओगे तो क्लाइंट आपको छोड़ेगा नहीं कि सर आपने तो कैलकुलेट किया था। तो ये क्या होता है, ये होता है स्व समीक्षा का खतरा, अपने ही कार्य की समीक्षा करना, ये वो खतरा है। जब अंकेक्षक अंकेक्षित कंपनी के अंशों या प्रतिभूतियों के लेन देन का डील, ये इसमें इसको 2 तरीके से हम ले सकते हैं, स्वहित का भी खतरा हो सकता है और स्व वकालत, है ना, एडवोकेसी थ्रेड हम बोलते हैं इसको, कि किसी इकाई के अंकेक्षण के दौरान हम उस कंपनी के शेयर होल्डर भी, अब जब उस इकाई का अंकेक्षण करूंगा और रिपोर्ट अगर नेगेटिव दे दी या किसी तरह का कोई नकारात्मक राय व्यक्त कर दी तो उस कंपनी के शेयर तो कम हो जाएंगे, तो मेरा नुकसान भी होगा। ये ऐसा होता है। तो हम तो अब तक खुद उस कंपनी के शेयर खरीद के बैठे थे, हम तो खुद उस कंपनी के शेयर बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा लोगों को बोला करते थे, खुद मान के भी बैठे थे क्योंकि हमारे पास उस कंपनी के शेयर है। आज जब अंकेक्षण कार्य आया और सोचो मैं अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में ये लिख दूं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है या नकारात्मकता है, या नकारात्मक अंकेक्षण रिपोर्ट में दे दूं, तो ये तो ऐसा हो गया कि कल तक तो आप उसकी वकालत कर रहे थे, कंपनी बड़ी अच्छी है, और आज जब बारी आई तो आपने बोला कि कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ये होता है वकालत का खतरा। इसमें भी अंकेक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि अंकेक्षण कार्य ना लें। विशिष्ट लेखा परीक्षकों यानी विशिष्ट अंकेक्षकों और उनके विशिष्ट ग्राहक समक्षों के बीच संबंध, ये स्व
जो है मतलब एक ऐसा स्वहित का एक खतरा आ जाता है, तो ये भी आपको नहीं लेना चाहिए। आपके और क्लाइंट के बीच में अच्छे संबंध हैं। लेखा परीक्षक को पर्याप्त पेशेवर संशयवाद के साथ निष्पक्ष रूप से कार्य करने से रोका जाता है। भाई साहब, ये डराने धमकाने का खतरा होता है, इसको बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। यानी हमें डर लग रहा है, हमें इस बात की संभावना है, संशय है इस बात को लेकर कि मुझे मेरा काम स्वतंत्र तरीके से करने से रोका जाएगा। मतलब ऐसा है कि उन्होंने तो सारे ही थ्रेड पर एक एक क्वेश्चन दे दिया। खैर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। कुल मिलाकर जो इतने सारे सवाल हैं, 6 में से 3 18 जो सवाल हैं, उनमें से लगभग 12 सवाल वो हैं जो सीधे, 12-13 सवाल वो हैं जो सीधे सीधे हैं। 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जिनमें केस स्टडी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, प्रावधान को पढ़ के कंक्लूजन बनाना है, लेकिन आसानी है। 1 या 2 सवाल ऐसे हैं, जैसे ये वाला है और एक पहले नंबर का ए था, जिनमें हमें थोड़ा हट के आंसर लिखना है। मतलब मैं अगर फिर भी ये बोलूं कि 70 नंबर के पेपर में से लगभग 56 नंबर का पेपर तो ऐसा है जिसमें आप अगर अच्छे से तैयारी करके गए हैं तो आप सीधा सीधा पेपर अटेंड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी। इतना सिंपल पेपर है और ऐसा ही पेपर आता है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था पहले भी कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पेपर बहुत आसान आ रहा है, अच्छे से याद हो, आपको टॉपिक याद आ जाए। आप घबराना नहीं है एग्जाम के अंदर, बिना घबराए पेपर अटेंड करेंगे तो सीधा पेपर है, आसानी से करके आ जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने देख ही लिया पेपर कितना आसान आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। कल भी हमने देखा था पेपर कितना ईजी था, है ना, जो इससे पहले वाला लेक्चर था। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए पेपर की। पुराने पेपर्स में आपने देख ही लिया ट्रेंड क्या बन रहा है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आप मुझे इस पे मैसेज करें, कमेंट करें वीडियो पे, या कोई और भी चीज़ आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं मुझसे कि मैं डिस्कशन करूं, तो हम करेंगे। अभी वीडियो तुरंत बना देंगे, अगर आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप कर दें तो बहुत अच्छी बात। हम तुरंत वीडियो बनाकर आपको कल अगले दिन ही डाल देंगे। ठीक है, तो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं एग्जाम के लिए हम कुछ तैयारी करवाएं। मैं यहाँ पे एक बात फिर रिपीट करूंगा जो मैं अब तक कई बार बोल चुका हूँ, 5-6 बार बोल चुका हूँ आज ही के लेक्चर में। पेपर में लिखने के तरीके को लेकर घबराएं नहीं, आप अपनी भाषा में लिखें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाएं। अपनी भाषा में लिखना है, बस शब्दों का प्रयोग अच्छा कर ले, ऐसे का रेफरेंस दे दें तो बहुत अच्छी बात। आप देखेंगे कितने सारे ऐसे के सवाल हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे का रेफरेंस दे दें, बहुत अच्छी बात। शब्दों का प्रयोग अच्छा कर लें, भाषा अपनी बना दें। शब्द और भाषा में फर्क ये होता है कि शब्द आप इसी के यूज करें, लेकिन लिखने का तरीका आपका अपना हो सकता है। ठीक है, आंसर को सिंपल रखें, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और हो सके तो जो जिसमें हमें कंक्लूजन देना है उन सवालों में आप क्या करें, पहले प्रावधान लिखें और उसके नीचे फिर आप अपना कंक्लूजन लिखें। ज्यादा होचपुच नहीं, प्रावधान लिखा उसके बाद अपना कंक्लूजन, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का, या आप लोगों के जो भी अगर कोई मैसेज आता है उस पे पेपर डिस्कशन के बारे में कुछ भी, या कुछ और भी आप चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।